दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज़ के अंदर। ये हमारा टॉपिक राष्ट्रीय आय की अवधारणा चल रहा है, जिसमें मैंने आज लास्ट लेक्चर में जैसे आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताए थे कि पासपोर्ट से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं और राष्ट्रीय आय की गणना हम क्यों करते हैं, तो उसके मतलब कारण बताने की मैंने कोशिश करी थी। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा राष्ट्रीय आय को समझने की कोशिश करेंगे एक डेप्थ के अंदर। अभी भी मैं बोलूँ तो आगने वाले 3 से 4 लेक्चर बिल्कुल बेसिक्स होंगे, क्योंकि उनको बेसिक्स को जब तक हम नहीं समझेंगे जब तक हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। क्योंकि बात आती है जब कंसेप्चुअल क्लैरिटी की, जिस तरह से यूपीएससी 2019-2020 में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि आपके कंसेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे इकनॉमी को बिल्कुल ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ। मतलब हर एक वीडियो में मैं यही सोचता हूँ कि सामने वाला बंदा बिल्कुल ज़ीरो है, उसको कुछ नहीं पता और मुझे उसको इकनॉमी समझानी है। मानता हूँ मेरे लेक्चर का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा और उसे डिफरेंट होगा। मैं ये भी कह सकता हूँ कि व्यवहारिक पक्ष मेरे में ज़्यादा दिखेगा आपको, मतलब कि मैं थ्योरी पे कम और प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। तो इन लेक्चर्स के साथ कोऑपरेट कीजिए, डेफिनेटली आपको आने टाइम में काफ़ी अच्छे कंसेप्ट क्लैरिटी होंगे। यह एक ऐसा टॉपिक है जहाँ अगर समझ आ गया तो समझ आ जाएगा, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आएगा। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अपने जो भी मैं एग्जांपल्स देता हूँ, चाहे वो एग्जांपल्स वैलिड होते हैं नहीं होते हैं, आपको मेरा मकसद यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो लेक्चर 2 में हम स्टार्ट करेंगे। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का लेक्चर 2 है, लेकिन हमारी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 24 है। आगे बढ़ने से पहले पीजीपी प्रोग्राम के एडमिशन चल रहे हैं। इसमें 15,000 रुपये फ़ीस ली जाती है पूरे साल की। इसमें सारे नोट्स, द हिंदू, सब कुछ एवरीथिंग, सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको पीडीएफ फॉर्मेट दिए जाते हैं, आप उसको कर सकते हैं। बाकी ये कुछ किताबें अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी 40 बच्चे के आसपास एडमिशन्स मतलब मेंस लिख रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आज राष्ट्रीय आय की अवधारणा को हम थोड़ा तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और थोड़ा अच्छे से जो है समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे कुछ वर्ड्स को ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस पर पहले डेफिनेशन को समझते हैं। राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय जो होती है वो कुल जोड़ होती है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी एक देश, मान लीजिए भारत है, भारत के अंदर मान लीजिए लोग क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। भाई या तो गुड्स बनाएंगे या सर्विस बनाएंगे, इसके अलावा कोई चौथा तो काम होगा नहीं, राइट। कोई भी होगा, सारी चीज़ सर्विसेज में आ जाएंगी। जो उसका पूरा का पूरा जो भी उत्पादन होगा उसको हम जो है राष्ट्रीय आय के नाम से कहा जाता है, राइट। उसको हम राष्ट्रीय आय के नाम से कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप मान लीजिए मोबाइल कंपनी है आपकी, आप मान लो मोबाइल बनाते हैं। यार एग्जांपल ले लो, आपका एक दोस्त है, वो मोबाइल चार्जर बनाता है। मोबाइल का वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ, थोड़ा दिमाग के अंदर जल्दी घुसता है, राइट। आप मोबाइल की फैक्ट्री है, आपकी बहुत बड़ी देसी मोबाइल बनाते हो। मान लो आपका मोबाइल की कंपनी का नाम है झोला छाप मोबाइल। और जो आपका दोस्त जो मोबाइल चार्जर बना रहा है, इसका नाम लिख लो बंदर छाप चार्जर, ठीक है। फ़नी नाम इसलिए ताकि कंसेप्ट जल्दी घुसेंगे। तो मान लो आप झोला छाप मोबाइल बना रहे हो, आपकी फैक्ट्री है, 100 आउटपुट आपने बना दिए। इसी के जैसे मोबाइल चार्जर है और इन्होंने मान लो 100 मोबाइल बना दिए। इनकी कीमत मान लो 1,000 रुपये है। जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानो, इसकी कीमत मान लो 200 रुपये है। तो यानी 1,100 रुपये का आपने प्रोडक्शन किया पूरे साल में, ठीक है। ये एक तरह से देखा जाए तो नेशनल इनकम हमारी जो निकल के आती है। बस कहने मतलब अभी फ़िलहाल यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे यही है। लेकिन अब टेक्निकली देखें तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट नहीं होगा, हमें थोड़ा और अंदर जाके जो समझना पड़ेगा। तो पहले समझेंगे सामान्य निवासी का मतलब क्या होता है और कारक आय में क्या जोड़ा जाता है, क्या घटाया जाता है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल जो है दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगे। समझते हैं। देखिए, सामान्य निवासी पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान, देखिएगा एक व्यक्ति हो गया, यानी कि यहाँ पे व्यक्ति हो गया, यहाँ पे एक वर्ष हो गया। वर्ष को बस समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति हो गया, एक वर्ष हो गया, निवास करता है तथा उसकी आर्थिक रुचि उस देश में होती है। अपने आर्थिक सौदे यानी उत्पादन, उपभोग, निवेश संबंधित जो भी है, उत्पादन माने प्रोडक्शन करना, उपभोग माने खाना, निवेश माने इन्वेस्ट करना, उसी देश में एक महत्वपूर्ण पैमाने पर करता है, वह उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश में एक वर्ष की अवधि के दौरान निवास करता है तथा उसकी आर्थिक रुचि उस देश में होती है, अपने आर्थिक सौदे उसी देश में महत्वपूर्ण पैमाने पर काम करता है, उस देश का सामान्य। यानी कि यहाँ पर अगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा तोड़ें
तो हमें यहाँ पे ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे देसी की बात करी जा रही है या विदेशी की बात करी जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर आप इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे सामान्य निवासी में, आपको यहाँ पे यही चीज़ समझ आ रही है कि या तो यहाँ पे देसी की बात करिए, देसी में यानी कि हम जैसे भारतीय नागरिक, विदेशी माने कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे विदेशी की बात करी जा रही है, राइट। अभी तक इस टॉपिक में यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ सामान्य निवासी की, इस डेफिनेशन की, जो ये डेफिनेशन है मैं बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको नेक्स्ट स्लाइड से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि अभी तक हमने क्या समझा कि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक वर्ष की बात हो रही है, लेकिन नेशनैलिटी क्या है, उनकी नेशनैलिटी क्या है, इसके बारे में अभी सिचुएशन जो है मतलब कि बोलते हैं ना, द्वंद्व जो है भी बना हुआ है। लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड करूँगा, यहाँ पे अवलोकन को थोड़ा महत्वपूर्ण समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य निवासी के अंतर्गत व्यक्ति तथा संस्थाएं दोनों आती हैं। यानी कि अगर मैं लास्ट चीज़ को थोड़ा कंपेयर करूँ तो हमें ये पता चल गया सामान्य निवासी में व्यक्ति की बात करी जा रही है और यहाँ पे साथ में संस्थाएं भी आ गई। यानी कि अब व्यक्ति और साथ में संस्थाएं भी हो सकते हैं। संस्थाएं माने WHO, IMF, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं, वर्ल्ड बैंक, इस तरह की जो चीज़ें मैं उसकी बात कर रहा हूँ। साथ में हमें एक वर्ष पता चल गया, हमें क्या पता चल गया, एक वर्ष मतलब एक अवधि हो पता चल गई। यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक देश को सामान्य निवासी है। ध्यान समझिएगा, यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति एक देश को सामान्य निवासी है तो वह उस देश का नागरिक हो। अर्थात एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक होने के बाद भी किसी अन्य देश का सामान्य नागरिक हो सकता है। इस डेफिनेशन को बहुत क्रिस्टल क्लियर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक होने के बाद भी, किसी भी देश का नागरिक होने के बाद भी किसी अन्य देश का सामान्य नागरिक भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, अगर सिचुएशन को थोड़ा तोड़ें तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप ही हैं, मान लो आप हैं, आप भारतीय हैं, और मान लीजिए आप जाके USA के अंदर जॉब करते हैं तो आपको काउंट किया जा रहा है। यानी कि आपको अगर मान लो USA में जॉब कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जो है काउंट किया जा रहा है, ऐसे भारतीय नागरिक के परिप्रेक्ष्य में काउंट किया जा रहा है, राइट। या फिर एक ये सिचुएशन भी बन सकती है कि आप USA में हैं, तो जब USA में जब नेशनल इनकम काउंट करी जाएगी तो वहाँ पे आपको जो है काउंट किया जा रहा है, आपको जो है काउंट किया जा रहा है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि एक व्यक्ति किसी देश का नागरिक होने के बाद भी किसी अन्य देश का सामान्य नागरिक भी कहा जा सकता है। यानी कि अगर आप मान लो USA में गए तो आप वहाँ के एक सामान्य नागरिक के तौर पे काम कर रहे हैं, राइट। सामान्य नागरिक के तौर पे जो है यहाँ पे जो है आप बिल्कुल जो है काम कर रहे हैं। एक देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WHO, IMF को उस देश का सामान्य निवासी नहीं समझा जाता। यानी कि जैसे कि बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, जो मतलब कि मान लो इनके मतलब देश का इनका सामान्य निवासी इनको नहीं समझा जाता, लेकिन इनमें जो काम करने वाले भारतीय जो होंगे उनको सामान्य निवासी समझा जाएगा। इसका मतलब समझिए, यानी कि अब आप ही हैं, मान लो USA में काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप IMF में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर सामान्य निवासी माना जाएगा, समझे। यानी कि भारतीय, जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो आप जितना कमा रहे हैं वो भारतीय GDP में ऐड होगा रेमिटेंस के तौर पे। तो ये कंसेप्ट है सामान्य निवासी का। समझ आया? नहीं आया दोबारा वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब भी मैंने इसको बिल्कुल धीरे धीरे चीज़ें समझाई, क्योंकि ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होंगी जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अब समझिए, किसी व्यक्ति को देश का सामान्य निवासी नहीं समझा जाता। अभी तक हमने ये समझा यहाँ पे कि किसको सामान्य नागरिक समझा जाएगा। यहाँ पे अब हम समझेंगे कि किसको जो है सामान्य निवासी नहीं समझा जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मनोरंजन, चिकित्सा, शिक्षा, कॉन्फ्रेंस, खेल कूद के लिए आए सैलानी अगर होते हैं हमारे देश के अंदर, मान लो भारत के अंदर कोई टूरिस्ट आते हैं, तो उनको सामान्य निवासी किसी भी परिप्रेक्ष्य में, चाहे मनोरंजन के उद्देश्य से आ रहे हों या चिकित्सा के उद्देश्य से आ रहे हों या शिक्षा के उद्देश्य से आ रहे हों, चाहे कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य से, खेल कूद से आ रहे हों, इनको नहीं समझा जाएगा। फिर व्यावसायिक यात्रा, जहाज़ों के कार्मिक दल के सदस्य जो आते रहते हैं या फिर मौसमिक श्रमिक जो आते रहते हैं विदेशों से, उनको बिल्कुल भी
नहीं समझा जाएगा। ऐसे विदेशी जो गैर निवासी उपकरण के कर्मचारी हों, मशीनरों की स्थापना करने के लिए आए हों, बड़े बड़े फर्म्स में होता है ना कि मशीनें मतलब इस्टेब्लिश करने, ये सब सारी चीज़ें करने के लिए आते हैं, तो उनको भी जो बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। सीमा पर काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो रोज़ सीमाओं को प्रतिदिन या नियमित रूप से पार करते हैं, ऐसे देश के नागरिक होंगे जिस देश में वो रहते हैं, ना कि उस देश के जिस देश में वो काम कर रहे होते हैं। इसमें लास्ट है, विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिक और सशस्त्र सेना के जो सदस्य को उस देश के सामान्य निवासी माना जाता है जिसके वह निवासी होते हैं, ना कि उस देश के जिसमें वो काम करते हैं। सॉरी, यहाँ पे काम आएगा, ठीक है, जिसमें वो काम करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ही हैं, मान लीजिए आप डिप्लोमेट हैं, आप राजदूत हैं, आप यूएसए में काम करते हैं, तो यूएसए का आपको सामान्य निवासी ना बोलकर आपको जो है भारत, अगर हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपकी इनकम को काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप हैं तो भारतीय, राइट, आप वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। तो इस केस के अंदर यानी कि हमें ये बात पता चली, एक जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं वो, और जो इंडियन जो बाहर जाके काम कर रहे हैं वो, तो उनको सामान्य नागरिक के तौर पे जो है समझा जो है यहाँ पे जाएगा। समझ आ गया कंसेप्ट? यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेशनैलिटी को मतलब कि इसमें नेशनैलिटी को काउंट किया जाता है। अगर आप इंडियंस हैं तो आपको जो है काउंट किया जाएगा, अगर आपका विदेशी पासपोर्ट है तो आपको जो है इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। कंक्लूजन, इस सामान्य निवासी का मतलब यहाँ पे हमें यही समझने को मिलता है, राइट। अब आगे समझते हैं कारक आय। मैंने आपको डेफिनेशन दी थी कि यहाँ पे सामान्य निवासी के द्वारा अर्जित कारक आय। देखो, कारक आय का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिसके अंदर भुगतान और हस्तांतरण प्रणाली को वर्गीकृत किया जाता है। अगर कारक आय को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो एक मतलब कि अगर हम आय को हम दो पार्ट में मतलब बांटें तो एक कारक आय निकलती है और एक हस्तांतरण आय निकलती है। हस्तांतरण माने फ्री वाली चीज़ें, आप ऐसे समझें, फ्री वाली चीज़ें, जो फ्री वाली चीज़ें होंगी वो चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करी जाएंगी राष्ट्रीय आय में। जैसे कि एक पक्ष भुगतान हो गया, कोई भी ट्रांसफ़र हो गया जिसका आपने कोई जॉब नहीं, फिर भी नगद उपहार हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, आदि चीज़ें हो गई। तो ये सब चीज़ें अगर इस तरह से आय मिल रही है, हस्तांतरण तौर पे अगर आय मिल रही है, तो वो चीज़ें जो बिल्कुल ऐड नहीं होंगी, लेकिन इसमें कारक आय जो होगी इसमें ऐड होगी। तो कारक आय क्या होती है, इस चीज़ को समझते हैं दोस्तों। कारक आय को समझने के लिए आपको पता होगा कारक आय में 4 तरह के फल होते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, किराया, ब्याज, लाभ, इसको हम समझेंगे अभी। कारक सेवाओं या उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इसको उद्यम कहते हैं। आपको पता होगा भूमि को क्या मिलता है, अगर हम बात करें भूमि को मिलता है लगान या किराया, भाई लगान या किराया मिलता है। इसी के जैसे श्रम को क्या मिलता है, मजदूरी। पूंजी को क्या मिलता है, ब्याज। और उद्यमी, जो उद्यमी होता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ। जो इसके कारक आय, ये कारक आय अगर हम बात करें तो इसका भुगतान जो है हम करते हैं, और साथ में इसी को हम जीडीपी नेशनल आय में हम जो इसको मतलब कि इंक्लूड करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लिखते हैं भूमि, एक मिनट, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, यही होता है। भूमि, अगर मान लो आप हैं, मान लीजिए आप एक कोई भी एक फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी फैक्ट्री, यार कोई भी, मान लो मेरे हाथ में क्या है अभी, चलो मान लो एक लैपटॉप की फर्म है आपकी, लैपटॉप आप करते हैं। भाई जहाँ आपकी लैपटॉप की फर्म होगी वहाँ पे आप एक फर्म डालेंगे, आप है तो आप इस भूमि का एटलीस्ट, अब चलो अभी तो आपकी फैक्ट्री है, अगर ये फैक्ट्री कहीं नहीं होती, अगर ये लैंड अगर ये किसी चीज़ में अगर हो रहा होता तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता, तो कहीं ना कहीं आपको लगान मिलता, राइट, या फिर किराया मिलता भूमि का। फिर श्रम, जो आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे, लेबर लोग काम करेंगे, तो उनको आप क्या देंगे, भाई परिश्रम देंगे, यानी कि मजदूरी देंगे। आपकी पूंजी लगी है, तो आपको ब्याज मिलेगा, भाई पूंजी पे ब्याज मिलता है ना। उद्यम है, आप जो लैपटॉप फैक्ट्री खोल रखी है आपने, आपका साहस ही तो है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लाभ एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये सब कारक आय होती हैं, ये सब किसी देश की कारक आय कहलाती हैं, कि इसी के थ्रू जो होता है
सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली लीगली चलती हैं। एक वर्ड आ गया लीगली। अगर कोई काम इलीगल हो रहा है तो उसको हम नेशनल इनकम में नहीं काउंट करते, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा नहीं कि आपने चोरी करके 10 करोड़ रुपये कमा लिए तो वो नेशनल इनकम में काउंट होंगे, नहीं, ये चीज़ें काउंट नहीं होंगी। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये सारी चीज़ें काउंट मतलब होती, इनको हम जो है कारक आय के तौर पे हम समझते हैं। यानी कि अगर मैं दोबारा से अगर आपको थोड़ी चीज़ और समझाऊं तो कर्मचारियों को इसके अंदर, भाई कर्मचारियों को प्राथमिक में कर्मचारियों को सेवा के बदले में भुगतान दिया जाता है। फर्म द्वारा प्रयोग की गई जमीन या भवन का भुगतान यहाँ पे किया जाता है। लगान में, ब्याज में फर्म द्वारा प्रयोग पूंजी पर किया गया भुगतान होता है। लाभ में फर्म के मालिकों द्वारा उसकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए जो यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। फिर इसके अंदर राष्ट्रीय आय अनुमान लगाने के लिए इन्हीं कारक आय को शामिल किया जाता है। हस्तांतरण आय जो है यहाँ पे शामिल नहीं की जाती, जैसे कि दान या अनुदान को जो है बिल्कुल भी जो है इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। आई होप आपको बेसिक्स थोड़े से क्लियर हुए होंगे। बाकी राष्ट्रीय आय गणना का महत्व देखो दोस्तों, यही होता है जीवन स्तर को समझने के लिए। पहला पॉइंट कि भाई गांव के जीवन स्तर में क्या हो तो उसके थ्रू हमें राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के थ्रू जो हमें इसके महत्व के बारे में पता चलता है। दूसरा, आर्थिक नीति के निर्धारण में भी सहायक होते हैं। आपको पता है राष्ट्रीय आय जो होती है इससे हम आर्थिक नीति के बारे में कि हमारे देश में गरीबी है तो ज़्यादा गरीबी की पंचवर्षीय योजनाएं बनेंगी या फिर कुछ गरीबी से रिलेटेड योजनाएं बनेंगी। अगर हमारा देश किसी चीज़ में अगर मान लीजिए पीछे है तो फिर उस केस में फिर उससे रिलेटेड योजना बनेगी। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके भी राष्ट्रीय आय की गणना में जो हम करते हैं। फिर प्रत्येक राष्ट्र जो है राष्ट्रीय कार्य के आंकड़ों के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था का मतलब कि सच्चा चित्र प्राप्त कर लेता है और तद अनुसार उसमें साख, मुद्रा, निवेश, रोजगार, बजट संबंधी नीतियों का भी करना करता है। तो ये सारे एक तरह से बात करें तो भावी पीढ़ियों का जो होता है काम, तो उस तरह से हम जो है चीज़ों को कर सकते हैं, राइट। तो इसमें अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय की महत्व कुछ हमें ये 3 पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि आर्थिक उन्नति की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में पता चलता है कि भाई चाइना कितनी तरक्की कर रहा है, इंडिया कितनी तरक्की कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हमें चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर आर्थिक नियोजन के लिए भी विशेष महत्व है, हम नियोजन किस तरह से करें तो उसके आंकड़े इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फिर देश के आर्थिक कल्याण का एक सूचक भी हमें देखने को मिलता है कि हमारे अगर नेशनल इनकम ज़्यादा होगी तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। फिर समाज के विभिन्न वर्गों में आय के वितरण का अनुमान भी पता चल जाता है कि मान के चलें कि जैसे कि कोई गरीब आदमी है, कि आपको पता होगा एक ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया था कि 1% आय के पास हमारे संसाधन 80% के आसपास लोगों के पास पैसा है। यानी कि हमारे देश के 1% लोगों के पास 80% लोगों की आय है। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर बात करें आय वितरण का हमें एक अनुमान दिखाने को हमें जो है बताता है। फिर आय, व्यय और बचत का अनुमान भी हमें बताता है ये आंकड़े। साथ में अर्थव्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए भी कहीं ना कहीं हमें जो है सहायक हमें जो है देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट की बात करें तो राष्ट्रीय आय के मापने की कुछ कठिनाइयाँ भी हैं। भाई ये देखो, पहली बात तो अविश्वसनीयता और अपर्याप्त आंकड़े जो हमें देखने को मिलते हैं। फिर कुछ काम ऐसे होते हैं कि गैर विमुद्रित हो जाते हैं, कि कुछ काम होते हैं ना कि वस्तु विनिमय के तौर पे भी चीज़ें ले ली जाती हैं, आपस में मांडवली कर ली जाती है। तो उस केस में भी फिर जो है राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो हमें ढंग से जो है प्राप्त अगर हम बात करें तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। यानी कि अल्पविकसित देशों में गैर विमुद्रित खंड के कारण भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई उत्पन्न होती है। जैसा कि विदित है कि इन देशों में कृषि उत्पादन का अधिकांश भाग या तो कृषक स्वयं उपभोग कर लेते हैं या गांव में अन्य वस्तुएं सेवाओं के साथ इसका जो है विनिमय कर लेते हैं। तो जिसके कारण फिर हमें जो राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं जो बिल्कुल भी हमें जो है नहीं मिल पाते हैं। फिर एक ये भी हमें देखने को मिलता है कि अल्पविकसित देशों में अधिकांश छोटे उत्पादक अशिक्षित और अनपढ़ होते हैं और वे अपने उत्पादन कार्यों से संबंधित सही मतलब लेखे रखने में जो है स्थिति जो है बिल्कुल नहीं होते हैं। तो एक तरह से हमारे जो आंकड़े होते हैं फिर गैस वर्क अनुमानों पे काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनुमान पे जो काम किया जाता है वो इतना कोई सही ढंग से जो है बिल्कुल काम नहीं होता है। लास्ट की बात करें तो अल्पविकसित देशों में लोगों में अगर बात करें तो पेशेवर विशेषज्ञता का अभाव होता है और अनेक व्यक्ति अपनी आजीविका कमाने हेतु एक से अधिक धंधे करते हैं। अतः इनकी आय के बारे में भी सूचना एकत्रित करना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि देखा होगा कि जब हम ITR भरते हैं तो उसमें भी हम सिर्फ एक ही धंधे को बताते हैं, 2-4 धंधे अगर हम कर रहे हो तो उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी हमें अगर बात करें तो थोड़ा बहुत नुकसान जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये आई होप अभी तक मैंने आपको सिर्फ बेसिक्स लेक्चर बताएं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट ऑफ GDP पे चलेंगे कि GDP का क्या कंसेप्ट है, एक देश की भौगोलिक सीमा क्या है, उस चीज़ को जो हम समझने की कोशिश करेंगे। जब जाके आपको ये नेशनल आय के बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।